साखी शब्द और रमैनी को स्पष्ट करते हुए अगला सवाल किससे आगे, क्या सवाल था संजय जी? देखिए इस सवाल में इसकी बात हो रही है, उसको थोड़ा क्लियर कीजिए और कबीर की रचनाओं का मूल स्वर क्या है इस पर बात कीजिए। यही दो खंड है इस सवाल का। तो कबीर पर थोड़ा एक दो लाइन लिखिए सबसे पहले। कबीर कौन और कब और कहां? तो आप कहेंगे कि जी निर्गुण संत काव्य धारा जो प्रतिनिधि चिंतक है, प्रतिनिधि रचनाकार, और कबीर 1398 से 1518 इनका समय है, यानी 14वीं 15वीं सदी के व्यक्ति हैं। और आप जानते हैं कि काशी बनारस में रहते हैं ये। इसमें भी एक गलती आप लोग करते हैं, इतना फोकस करते हैं उनके निरक्षर होने पर जैसे उन्होंने कोई पाप कर दिया। हर विद्यार्थी निरक्षर है इसलिए ऐसा हो गया। भाई निरक्षर पूरी जमात है, शिक्षा मिली कहाँ लोगों को? शिक्षा का क्या समान स्तर था? तो कबीर का निरक्षर हो जाना में कोई फॉल्ट है ऐसा आप लोग लिखते हैं, जैसे अपराध बोध में आदमी आ जाता है। परीक्षक भी आ जाता होगा नहीं? मतलब आपके लैंग्वेज का जो सेंस रहता है कि जैसे उनकी कमी हो, इस सेंस में आप लोग लिखते हैं। परीक्षक को बुरा लगता है वो बात, कॉपी जो जांच रहा है। आप पूरे भारतवर्ष की संरचना को देखिए, कबीर जैसे बहुत सारे लोग निरक्षर हैं, पूरा संत काव्य निरक्षर है। गुरु नानक से लेकर के मलुकदास, रज्जब, सब एक सुंदर दास थोड़े पढ़े लिखे। संरचना, भारत आजाद हुआ, देखिए नारी की शिक्षा की स्थिति क्या थी, और हमारे यहाँ शिक्षा की संरचना कैसी थी। पूरा आधी आबादी को तो पढ़ने ही नहीं दिया गया। तो कबीर अनुभव के धनी है भाई। ज्ञान केवल किताबों से नहीं आ जाता, ज्ञान अनुभव से भी आता है, ज्ञान समस्याओं से भी आता है। तो इसलिए निरक्षर कह देना, हाँ कहिए कि भाई उनको पोथी का किताबी ज्ञान नहीं था, बाकी तो इतने ज्ञानी है वो। ठीक है, तो उस सेंस में नहीं लिखना है कि उनकी कमी रह गई। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका अंक घटेगा, परीक्षक को बुरा भी लगेगा। इसका मतलब आपको उस समय की सामाजिक संरचना का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए आप बार बार उसको क्या कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा लिखना है तो पॉजिटिव सेंस में लिखना है, पॉजिटिव भाव से लिखना है। तो चलिए ये आपने लिखा। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि बीजक इनकी रचनाओं का संकलन है। आप जानते हैं जिसके 3 मुख्य भाग हैं, और भी भाग हैं, साखी है, शबद है और रमैनी, और भी है, लेकिन 3 मुख्य भाग। तो रचनाओं का संकलन हुआ बीजक के रूप में। अब आपको कह रहा है कि इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए, यही सवाल कह रहा है, इसको थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। सवाल ये कह रहा है साखी शब्द साक्ष्य से साक्षी बना, साक्षी से साखी बना, ये लोक भाषा का शब्द है, ये तद्भव शब्द है, और ये तत्सम। साक्ष्य एविडेंस, गवाह, साक्ष्य से साक्षी और साक्षी से क्या बना, साखी बना। तत्सम से तद्भवीकरण की प्रक्रिया होती रहती है। कबीर ने इसी तद्भव शब्द का यूज किया है, और पूरा भारत ही साक्ष्य को साक्षी को साखी कहता ही। ठीक है, गवाह, इंडियन एविडेंस एक्ट, अभी आपने, गवाह का मतलब क्या हुआ, प्रमाण, प्रमाण। साखी में खड़ी बोली की अधिक, कबीर की भाषा मिश्रित है लेकिन साखी में खड़ी बोली की प्रधानता है। कबीर की भाषा मिश्रित है, आप सब जानते हैं। उस मिश्रित भाषा भंडार में खड़ी बोली के तत्व ज्यादा मिलते हैं कहाँ, साखी। और यही साखी आपको पढ़ना है। गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, सब क्या पढ़ना है, साखी ही पढ़ना है।
शब्द और रमैनी शब्द से बना, शब्द से ही लोक जीवन में क्या बन गया, तालु वाला स बन जाता है दंत वाला, पर आधा ब पूरा ब बन गया, शब्द हो गया। भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि सोच समझ के बोलो। शब्द बाउंस बैक भी करते हैं, गलत बोलोगे तो कभी न कभी क्या होगा, है ना, रिटर्न बैक करते हैं। शब्द ब्रह्म के प्रति विचार जो शब्द में व्यक्त हुए, ईश्वर के प्रति कुछ विचार। और रमैनी का मतलब होता है रमन करने वाला, रमन, ये भी ब्रह्म के लिए है, जो सर्वत्र रमन करे, सर्वत्र उपस्थित। तो शब्द और रमैनी में जो सब्जेक्ट है, जो संवेदना पक्ष है, जो विषय पक्ष है, तो ब्रह्म के प्रति जो व्यक्ति है और गीतात्मक है। ये पूरा शब्द और रमैनी क्या है, गीतात्मक। गीतात्मक है इसका मतलब ब्रज भाषा का तत्व अधिक, साखी में खड़ी बोली के तत्व अधिक है, और शब्द और रमैनी में ब्रज भाषा का संस्कार शब्द अधिक, गीतात्मक है। और ये 2 लाइनों में नहीं है, दोहा छंद में नहीं, साखी किसमें है, दोहा छंद में। और ये 5-6 लाइन, जैसे दुल्हनी गावहु मंगलाचार, अब ये पूरा होगा। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, तो पूरा 5-6 लाइन होगा गीतात्मक, ठीक है। और 2-2 लाइनों वाला क्या है, साखी। तो ये थोड़ा क्लियर करना था तीनों को। और फिर आपको कबीर की रचनाओं का मूल स्वर बताना है, कबीर चाहते क्या है, मूल बात क्या है। तो मूल बात क्या है, कबीर किस लिए जाने जाते, इनका मूल स्वर क्या है। अब इसमें ये नहीं कहना है, जैसे आप लोग कह देते हैं कि शुक्ल जी ने कबीर के बाद, क्वेश्चन ये कहीं डिमांड नहीं कर रहा। हम देखिए गलती क्या क्या करते हैं। अब आप कहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको डिक्टेटर कहा, शुक्ल जी ने ये कहा, कहीं डिमांड है क्वेश्चन का, भाई आपसे पूछ रहा है। वो आपको ये नहीं कह रहा कि शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में लिखिए, वो आपसे कह रहा कि कबीर चाहते क्या है, मूल स्वर क्या है, यही। तो आप पहले प्रश्न देखिए कि वो अगर उसकी जरूरत जहां होगी वहां लिखेंगे हम, लेकिन किस प्रश्न में किसकी जरूरत है ये क्वेश्चन डिमांड करेगा। तो मूल स्वर ये है कि अनुभव पर बल देते, आंखों देखी पर बल देते, यही मूल स्वर है। बुनियादी विवेक पर बल देते, रीजनिंग के साथ बात करते हैं। एक तो मूल स्वर ये है। कबीर का मतलब रीजनिंग, कबीर का मतलब बेसिक जो रीजनिंग, कबीर का मतलब आंखों देखी, कबीर का मतलब अनुभव। और एक उदाहरण दीजिए, मैं कहता हूं आंखन देखी, बहुत सरल उदाहरण, मैं कहता हूं आंखन देखी। कबीर का मतलब यही अनुभव का धरातल पर उनको लगता है कि सामंती व्यवस्था गलत कर रही है, तो सामंतवाद या जो जड़ता है या जो पाखंड है इसका विरोध करते हैं, विरोध कर रहे हैं। और इसमें भी आप वैसा ही उदाहरण दें जो किसी को बुरा न लगे, चाहे वो धर्म पर हो या जाति पर हो, चाहे वो धर्म पर हो या जाति पर हो। अगर आपको एग्जाम में कुछ कम आ रहा है तो 2 पॉइंट इसमें दे सकते हैं। तो कई बार होता है ना कि जी हमारे पास, लेकिन ऐसा नहीं लिखना कि परीक्षक को पॉइंट खोजना पड़े, मतलब है ना, पॉइंट फॉर्म में लिखिए, परीक्षक को केवल बस टिक लगाना हो, है ना, 5-6 पॉइंट उसको लगेगा। कह रहा है कि मूल स्वर बताइए, तो घालमेल नहीं करना चाहिए कि पॉइंट लिखा समाज धर्म, फिर से समाज धर्म लिख दिया, रिपीट हो रहा है, ये नहीं। तीसरी बात, वो प्रेम की बात करते हैं, बहुत बात करते हैं, प्रेम पर बहुत बात करते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, 2.5 अक्षर प्रेम का। प्रेम का मतलब वो समझते हैं कर्तव्य से, प्रेम का मतलब समझते हैं दायित्व से, प्रेम का मतलब वो सब समझते हैं अहं का त्याग, यही सब समझते हैं। ईगो रहेगा तो प्रेम नहीं होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, या राजा प्रजा जेहि रुचे शीश दे ले जाए,
ये प्रेम कोई बाड़ी में नहीं उपजता है, और न कोई हाट में खरीदा जा सकता है कि सामंत लोग खरीद लें। राजा और प्रजा सबके लिए इक्वल है। जो भी शीश दे ले जाए, जो अहंग का विसर्जन करेगा, उसको प्रेम मिलेगा। प्रेम का मतलब वो समझते हैं व्यवहारिक समाधान, सॉल्यूशन समझते हैं। यही सब उनकी परिभाषा में है। 2.5 अक्षर प्रेम का। जो प्रेम समझ लिया वही ज्ञानी। ईगो समाप्त कर लीजिए। तो ये प्रेम पर उनकी बात। चौथी बात, समन्वय की बात। दर्शन के स्तर पर सभी दर्शनों का समन्वय, चाहे वो सूफी का हो, इस्लाम का एकेश्वरवाद हो, नाथों का हो, सिद्धों का हो, सबकी अच्छी बात ले लेंगे। नहीं, शंकर का हो, सबका वो अच्छा अच्छा चीज ले लेते हैं। नहीं, वो 10 कोचिंग से अच्छा अच्छा चीज ले लेते हैं, और फिर अपनी कसौटी पर उसको कहते हैं, और फिर लिखते हैं। वो किसी एक कोचिंग का बोरो नहीं करते हैं। समझदार अगर उनको यूपीएससी देना होता है, वो सब कोचिंग का क्या क्या नहीं तो कहने का मतलब कि अच्छी अच्छी चीज जो बुनियादी विवेक से उनको लगता है, वो ले। सूफियों का ले लेंगे प्रेम तत्व, नाथों का ले लेंगे, है ना, इस्लाम का एकेश्वरवाद ले। अंधानुकरण किसी का नहीं करेंगे। 5वीं बात, लोक भाषा को तरजीह देते ही हैं। और 6ठी बात, व्यक्तित्व की बात करते हैं। भाई कथनी करनी में एकता की बात करते हैं। जो कहें वो करें, जैसी मुख से निकसे तैसी चाली चाल, ये बात करते हैं। और आर्थिक चिंतन भी है। आर्थिक चिंतन भी है, साईं इतना दीजिए। जो आर्थिक समानता की बात, इस पर भी नजर है उनकी। हो गया, यही मूल स्वर। ठीक है, और कोई सवाल? इसमें 2-4 उदाहरण, और वैसे उदाहरण जो, उदाहरण में ये नहीं सोचना कि कौन आसान है। आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, उसमें अपनी सुविधा से आपको जो याद रहता है उदाहरण, वो नोट कर दीजिए और फिर उसको लिख लीजिए। और कोई सवाल जो कठिन लग रहा है? इसमें है कोई सवाल वैसा? अच्छा, हाँ। शिल्प और संवेदना एक दूसरे के पूरक थे।